सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को, श्रोताओं को, सभी को कम्मों का प्यार भरा नमस्कार। भाई देखिए ना, हम तो यहाँ बुआ जी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बुआ जी पता नहीं कहाँ रह गई। चलिए कोई बात नहीं, जब तक बुआ जी आती हैं तब तक आप और हम बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। सखियों और श्रोताओं, गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। गंगा माँ गंगा जो हैं, गंगा नदी, पावन गंगा नदी, उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। सभी जानते हैं कि राजा भगीरथ जो थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की और तब कहीं जाकर घोर तपस्या के बाद उनकी जो तपस्या थी वो सफल हुई और माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, सभी के मोक्ष के लिए, सभी की अच्छाई के लिए। और ये जो गंगा दशहरा पर्व हम मनाते हैं, इसका इस दिन खासकर स्नान और दान का बहुत महत्व है, काफ़ी पुण्य माना जाता है। तो कहते हैं कि इस दिन जो भी दान किया जाए उसका काफ़ी महत्व रहता है और सीधा पुण्य मिलता है। और ये भी कहा जाता है सखियों कि जो कुछ भी आप दान करें ना, उसकी जो संख्या है वो 10 रखें। यानी कि अगर आप फल दान कर रहे हैं तो 10 करें, कपड़े दान कर रहे हैं तो 10 करें। तो इस दिन जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जो मान्यताएं चली आ रही हैं हमारी संस्कृति के हिसाब से, वो सब तो सही है, लेकिन श्रोताओं, हमारी ये जो पावन गंगा नदी है, खासकर सभी नदियों के प्रति हमारा भी अपना एक जिम्मेदारी बनती है, एक कर्तव्य बनता है। वो ये कि इन नदियों को हम गंदा ना करें। हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी धरोहर है। ये सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है।
मुक्तिदा मुक्तिदा स्वर्ग मंदाकिनी त्रिपददा सूर्यदा मातु गंगे मातु गंगे मातु गंगे मातु गंगे मातु गंगे मातु गंगे। अरे कम्मो बहुरिया, अरे बाबा रे बाबा, देखो जरा सा हाय बुआ जी। कार्यक्रम शुरू हो गया। तुम काहे घबरा रही हो? घबराना तो हमें चाहिए, सांस हमारी फूलनी चाहिए। तुम तो हमें देख के बस करने लगी। सबसे पहले तो प्रणाम। भाई खुश रहो। घबरा हम इसलिए रहे थे हाँ, कि कि हम कहीं फंस गए। नहीं, हमें लगा कि हाय बुआ जी कहीं हमें यहाँ बिठा के भूल तो नहीं गई। नहीं नहीं, भूल नहीं कह रहे थे भाई, तैयारी कर रहे थे। हमने कहा देख लें कि आज क्या क्या करना है। और भाई देखो, सबसे पहले तो हम माफ़ी मांग लेते हैं कि विलंब से आए। हमारे साथी इंतज़ार कर रहे होंगे कि बुआ जी कहाँ रह गई। तो भाई प्यारी बुआ तो हाजिर हो गई। और ये तो वर्ल्ड फेमस बात है ना कि आज का दिन है और हम चूक जाए मिलने से। और आज तो गंगा दशहरा का दिन है। अब देखो बिल्कुल। गंगा सुबह से भाई यहाँ पर गंगा स्नान तो संभव नहीं हुआ, लेकिन बाकी तो याद बहुत आती है कि किस तरह से गंगा माँ के अवतरण की बात है आज के दिन, है ना। सही बात कह रही हैं बुआ जी। तो आपके आते ही ना ये जो मुस्कान है ना ये और चौड़ी हो गई है। नहीं तो इसका मतलब नहीं कि बस मुस्कुराते रहो। नहीं नहीं, आज हम लोग और बात करेंगे। आज तो घूमने फिरने का दिन है ना बिटिया। हाँ कहाँ बिल्कुल चलना है? चलेंगे। मैं इसीलिए भी घबरा रही थी कि आज हम आपको जहाँ घुमाने ले जाने वाले हैं ना, तो कहाँ? कहीं हमें प्रोग्राम कैंसिल ना करना पड़े। अरे तो बता तो दो कहाँ हाँ, चल रहे हैं। अब आज- तो हाजिर हैं हम। आज हम चलेंगे चक्राता, जो एक पर्वतीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है, वहाँ चलेंगे। अब देखो दर्शनीय है कि नहीं ये तो जाने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं। सही। लेकिन वर्ल्ड फेमस है कि हमारे देश में जो भी जगह है वो सब बहुत सुकून देती है। और इतनी ज्यादा जगहें हैं कि हमें लगता है कि हमें सब एक एक भी अगर हम देखें तो ये शायद जन्म कम पड़ जाए। कम पड़ जाएगा। सही बिल्कुल कह रही हैं बात है। बुआ जी। और उन दिनों को याद करेंगे। कौन सा दिन? जब तुम आई थी ना, हमने तुम्हारा हाँ। परिचय किया ना। हाँ बस मतलब जब उसके बाद जो ससुराल जो में तुमने गड़बड़ियां की थी वो सब बताएंगे आज हम। और आज तक करते आ रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन भाई देखो ऐसा है ना, पहले दिन वाला सबको याद होगा या पहली बार कुछ ऐसा हुआ ससुराल में। अब ऐसा नहीं है केवल बहुरियों के संग हुआ है, बिटियों के संग हुआ है, लड़कों के संग भी हुआ होगा। वो भी हाँ। अपने ससुराल गए होंगे, है ना। बिल्कुल। तो ससुराल का जो वो पहला दिन है, सखियां भी बांटे हमारे साथ और सखा भी बांटे उस दिन की हाँ, यादें। हो सकता है किसी ने अपनी चचिया सास या मौसिया सास को अपनी साली समझ लिया हो। हुआ होगा ना कुछ भी। भाई बुआ जी पहले दिन ना कई मजेदार किस्से होते हैं। मतलब पहले दिन से मतलब ये है कि जब आप पहली बार ससुराल में हाँ, गए हाँ। या कुछ पहली बार ऐसा आपके जी। संग घटित हुआ। अब आप ये मत सोचिएगा कि पहले दिन ही वाला मामला चाहिए। नहीं नहीं, मजेदार तो माफी कुछ भी हो मांगते सकता हैं। और आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं माफी किस तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है। हाय बुआ जी, माफी के भी प्रकार होते हैं। और क्या, ऐसे ही थोड़ी कि हाँ। बस कह दिया ओ सॉरी, ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा चलो बढ़ जाते हैं आगे। बहुत तरीका होता है। सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, सोचेंगे नहीं, क्योंकि देखो गंगा दशहरा है और गंगा जी के बारे में एक बड़ा प्यारा सा दोहा जैसा ही कह सकते हैं। जी। गंगा सकल मुद मंगल मूल, गंगा सकल मुद मंगल मूल, सब सुख करनि हरनि सब सूल। यानी गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है या कारण है और सब सुखों को करने वाली हैं और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। तो भाई देखो एक ज़माने में ऐसा था ना कि जब पूरा प्रवाह था उसमें, तो उसमें स्नान करने से बहुत सारे जो कष्ट थे, कष्ट से मतलब बिल्कुल शारीरिक जो समस्याएं होती थी उनका निवारण होता था। बिल्कुल। और अपने आप में उसमें शुद्धिकरण की भी प्रक्रिया भी है, कुछ ऐसी उसमें है, रासायनिक ही उसका कहना चाहिए, जी। वैज्ञानिक उसका प्रमाण है। तो इस तरह से गंगा का अपना महत्व तो है ही। बिल्कुल महत्व है बुआ जी। याद आता है जब गंगा के जल में, जब खासकर हम लोग हमेशा तो नहीं जा पाते थे, जब घूमने जाते थे तो जब जल में उतरते थे तो पाँव रखते ही वो एक जो शीतलता मन को छूती थी, तन को छूती थी। तो कहते हैं ना कि जो दिमाग में जो उद्वेग रहता था वो अपने आप शांत हो जाता था। वैसे तो किसी भी जल राशि में इस तरह से हम जब प्रवेश करते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन हाँ गंगा के जल का अपना महत्व तो है, सभी जानते हैं उसको। लेकिन जहाँ से निकलती हैं गोमुख से, वहाँ का जो प्रवाह है और जो है वो देखते ही बनता है। बिल्कुल। और इसीलिए तो भाई गंगा के अवतरण की जब बात हुई और भगीरथ प्रयास किया, भगीरथ प्रयास जी, सोचो जी। ये मुहावरा ही इसीलिए बन गया क्योंकि भगीरथ ने प्रयास किया था अपने पूर्वजों के पुनर्जन्म के लिए, या उनके कहना चाहिए कि उद्धार के लिए। हाँ,
तो बस यही उन्होंने कहा कि भाई आप गंगा को जब लाएंगे तभी उद्धार होगा। तो उन्होंने इतना प्रयास किया कि अब भगीरथ प्रयास मुहावरा ही बन गया है ना। बिल्कुल, तो ये जीवनदायिनी गंगा, तारने वाली जो गंगा कह सकते हैं, ये युगों से चली आ रही है बुआ जी। और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी इसका महत्व, नदियों का खासकर अगर हम नदियों से इस बात को जोड़ें तो महत्व समझाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, और हमें लगता है कि समझाने और समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल्कुल व्यावहारिक रूप में उसको शुरू कर दिया जाए। और किसी भी तरह से जहाँ पे भी प्रदूषण की आपको संभावना लग रही है अपने स्तर पर, हम फिर वही कहने लगते हैं ना कमोबेश बहुरिया की, चलो भाई अब ये देखो यहाँ इतना बड़ा नाला बह रहा है, यहाँ से ये कचरा निकल रहा है, अरे आप साबुन मत लगाओ, आप उसमें कपड़े मत धो, है कि नहीं? सही बात और पहले के जमाने में तो हमारी नानी लोग ये भी कहती थी, पता है क्या? तो नहीं पता होगा, वो कहती थी जब गंगा स्नान के लिए जाती थी तो घर से नहा के जाती थी, मतलब उसको पवित्र रूप में जाती थी, वो नहाने के लिए नहीं जाती थी। वो बकायदा पूजा की तरह जाते थे वो लोग। अच्छा। और वहाँ कपड़े नहीं धोते थे, वो लाके घर में ही धोए जाते थे। तो ये अगर आस्था हो, मतलब उसको आस्था के तौर पर लेते थे, ना कि वो नहाने का एक कार्यक्रम समझ के वहाँ जाते थे जी। तो इस तरीके की बातें होती हैं। कार्तिक में स्नान का अलग महत्व है, तो महत्व तो बहुत है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा कहीं और चले। चलते हैं, चलने से पहले गीत सुन ले। अरे वाह, यही तो हम कह रहे हैं।
के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू, जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे संसार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, बस बस आ रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि चक्राता बुला रहा है, चलो जल्दी से। मैं तो गाने के साथ ना बुआ जी खो गई हम थी देख रहे बस। थे, इसीलिए तो बुलाया कि आ रहे हैं, मतलब तुम थोड़ा सा हो जाओ सजग बहुरिया, तुम तो बस गायब हो जाती हो। पहले ही हमने कहा था एक बार ना कि हाँ। आधा बैंगन आधा चकुंदर, आधा चुकंदर। चुकंदर। हाँ। और आगे बोलो सारी बातें अंदर ही अंदर अंदर। ही अंदर, बस इनके मुंह से कुछ नहीं पता चलता कि ये अभी चक्राता जाने वाली हैं कि मनाली जाएंगी। लेकिन आज हम लोग चक्राता चल रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। क्योंकि भीड़ भीड़ से दूर देखो, कहीं शांत और देख के बड़ा सुंदर लगे, प्रकृति की गोद हो, यानी कि आसपास खूब हरियाली हो, सुंदर सुंदर फूल वगैरह हो, तितलियां हो, है ना। तो ऐसा जो स्थल हो जहाँ पर बस मन खुश हो जाता है, तो ऐसा ही है चक्राता, है कि नहीं? और ये जो चक्राता है, ये जो स्थान है ना बुआ जी, उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो टॉन्स और यमुना नदी के बीच बसी है ये जगह चक्राता, और खास तौर से जानी जाती है अपने शुद्ध और शांत वातावरण के तो लिए। बस उत्तराखंड है तो भाई हो ही गई ना वही बात। बुआ जी, वैसे भी कहते हैं ये देवों की भूमि है, कहते हाँ हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, चला जाएगा यहाँ पे। तो अभी तो चलो ना, चल तो रहे हैं, टाइगर फॉल्स चलते हैं। देखो चक्राता से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इस झरने की खूबसूरती को देखने के लिए ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, तुम ही चली जाना भैया। हाँ, नहीं प्राकृतिक धीरे धीरे चलेंगे ना बुआ जी, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, टहलते टहलते। टहलते टहलते तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक नज़ारे हैं, वैसे ही रोक लेंगे। चारों तरफ उसका प्राकृतिक जो आनंद है, प्रकृति का जो सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं वो हम जी। देखेंगे। तुम तब तक लौट आना, क्योंकि चीड़ का देखो ये पेड़ है, देवदार के पेड़ हैं, इसके बीच में बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हैं और झरने तक पहुंचने में थकान महसूस नहीं होती है। बड़ी ऊंचाई से सीधे गिरते हुए इस झरने की विशेषता ये है कि ये दूर से दिखाई नहीं देता है, और लेकिन पानी की जो आवाज है ना झरने वाली, वो सुनाई देती है। मानो लगता है कि शेर दहाड़ रहा है, इतनी ऊपर से पानी गिरता है। और झरने के आसपास का जाहिर है कि दृश्य बहुत वातावरण सुंदर। बिल्कुल। हाय बुआ जी, तब तो आपको चलना ही पड़ेगा देखने के लिए, दूर से तो ये दिखाई आवाज देगा सुनेंगे नहीं। ना, दहाड़ सुनेंगे, डर जाएंगे। आप चिंता ना करें, हम आपको जरूर लेकर ले, जाएंगे। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, है ना। अच्छा, झरना तो देख लिया हमने, अब लाखा मंडल जाना चाहिए, हाँ। जो चक्राता से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो जगह है, इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जो जगह है ये पांडव कालीन है, मतलब महाभारत के काल से चली आ रही है, और यहीं पे कौरवों ने लाक्षागृह का जो षड्यंत्र था वो रचा था। और कई देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर और मूर्तियां यहाँ देखने को मिलेंगी हमें। लाक्षागृह वही है जिसमें कि 14 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होता था, और उसमें जिस
कहीं किसी को भनक ना लगे, और उसके लिए इन्होंने लाक्षागृह का निर्माण किया ताकि उसमें वो जाएं। और लाख जो कि जलता है बहुत तेजी से, जिससे सील वगैरह लगाते हैं, जी वही जी। लाख होता है, वही लाक्षागृह है। और उसका घर बनवाया था ताकि उसमें जब जाएं और आग लगा दी जाए तो कोई भी जिंदा न बचे। तो इस तरीके का षड्यंत्र था। और अब चलते हैं बुधेर टॉप की ओर। एशिया के सबसे बड़े घना जंगल है, बड़ा तो नहीं, घना जंगल में से एक है। और ये मखमली घास के मैदान और प्राचीन गुफाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इस जगह को मोइला टॉप के नाम से जानते हैं, और हम लोग भाई बुधेर टॉप कहते हैं इसे। देवदार और चीड़ के घने जंगलों से घिरी ये जगह मन और आंखों को बहुत सुकून देती है। सच में ऐसी किसी जगह जब जाए ना बुआ जी, तो वापस आने का मन ही नहीं करता। नहीं, आना तो है, बस घूमो फिरो बिना किसी, क्या कहना चाहिए, मोह माया के। हाँ, तो चिली मेरी पॉइंट चलते हैं। चलो। सूर्यास्त का जो नज़ारा है वो कहते हैं कि इस जगह से, चिलीमिरी पॉइंट से बेहद सुंदर दिखता है, और साथ ही साथ दिखती है हिमालय की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखो, वैसे भी जब पर्वतीय स्थान हो या समंदर का स्थान हो, सूर्यास्त अपने आप में एक बहुत अनोखा सा अनुभव देता है ना। जो दृश्य समा बनता है वो देखते ही रहते हैं, और देखते 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 वो कब डूब जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और हम ऐसे ही देखते रह जाते हैं उनकी आभा को, बची हुई जो रेखाएं होती हैं, लगता है अभी भी सूर्य है वहां पर। तो वो सूर्यास्त का नज़ारा तो वाकई अच्छा होता है। ऐसा ही सूर्योदय का भी अच्छा लगता है, और खासतौर से जब ये प्रकृति से घिरा हो, यानी पेड़ पौधों से, तब तो और अच्छा लगता है। पहाड़ों पर खासतौर से, और यहाँ की जहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ देववन में अगर चलते हैं तो देवदार के वृक्षों से घिरा ये देववन जो है वो हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई देता है। पूरी छटा उसकी दिखाई देती है। पक्षी निरीक्षण के लिए ये खास जगह है। बहुत शांत रम्य वातावरण में जब तरह तरह के पंछियों का कलरव सुनाई देता है, उनकी स्वर लहरियां गूंजती हैं, तो लगता है कि प्रकृति सचमुच कोई मीठा गीत सुना रही है। क्या बात है। और प्रकृति प्रेमी के साथ साथ अगर एडवेंचर करना चाहते हैं, थोड़े साहसी खेल खेलना चाहते हैं, तो मुंडाली की तरफ हमें चलना चाहिए, जो चक्राता से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है। और ये जगह प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए। तो बर्फ में फिसलने का जो आनंद है बुआ जी भाई, लेकिन बस अभी तक देखा है हमने कि कैसे ऐसे सर इधर से भागते हैं, उधर से भागते हैं, स्कीइंग करते हैं लोग ना। तो इस बार किया जाएगा ना, चला जाएगा। आगे की बात बताओ फिर। तो किमोना फॉल्स चला जाए। किमोना फॉल्स जो है, यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है, क्योंकि बहुत अंदर की तरफ है, तो पर्यटक अधिकतर नहीं पहुंचते जी। और ये जो आसपास का वातावरण है, भीड़ कम होने की वजह से इसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। और ओक का जो घना जंगल है, घने पेड़ों से घिरी ये एक अनदेखी सी जगह है, मतलब अच्छा खासा समय यहाँ पे बिताया जा सकता है प्रकृति के बीच में। सही बात है। तो चलो आगे चलते हैं हनोल। स्थानीय लोगों के आराध्य महासू देवता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। मिश्रित स्थापत्य कला का बहुत सुंदर नमूना है, उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये मंदिर जो चक्राता के पास हनोल गांव में है। और जब हनोल हम जाते हैं तो रास्ते में एक खास चीज रुक के देखनी बेहद जरूरी है। वो ये कि एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे चीड़ महावृक्ष की मतलब समाधि यहाँ देखी जा सकती है। अच्छा। अब ये क्या है, चीड़ जो बहुत बड़ा जो वृक्ष था, वो गिरने के बाद टोन्स वन विभाग ने उस वृक्ष की डांटें यहाँ बचा के सुरक्षित रखी हैं। अरे वाह। तो ये भी एक खास आकर्षण है, बड़ी खास बात है ये तो। और प्राकृतिक खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आगे और भी चीजें देख लेते हैं ना, जैसे कि स्थानीय व्यंजन है। तो यहाँ पर खास तौर से लाल चावल, कचौड़ी, राजमा, उड़द की दाल, लाल चावल की खिचड़ी, तिल, भंगजीरे की चटनी और पहाड़ी खीरे के सलाद, ये सब बहुत मजेदार होते हैं। और एडवेंचर अगर आप करना चाहें तो ट्रैकिंग है, स्कीइंग है, बर्फ के मतलब बर्फ के जो खेल होते हैं, उनका खास आयोजन किया जाता है। अब बुआ जी, प्रश्न है कि कैसे और कब जाएं? चलो तुम बता दो, फिर हम बताते हैं कि हमारे साथी ने लिखकर भेजा। नहीं, पहले ही बता रहे हैं हम। बताइए। अच्छा, तुम बता दो, उसके बाद ये बताएंगे हम कि चक्राता हिल स्टेशन भारत के उत्तराखंड स्थित में अद्यतन से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सुंदर हिल स्टेशन 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चक्राता हिल स्टेशन के पूर्व में मसूरी और टिहरी गढ़वाल, 73 चक्राता हिल स्टेशन, माउंट बैविंग, फैगिंग, कीट प्रेम प्रेमी, पक्षी प्रेमी और बेहतरीन परिचित हैं। ये इन्होंने बहुत तरीके की चीजें एक साथ लिख दी हैं।
कोई बात नहीं, हम समझ गए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जी हाँ, हाँ। तो पहुंचा किस तरह जाए कैसे बुआ जाएगा जी? बताओ? मतलब जाने का जब सबसे अच्छा समय है ना, वो तो है मार्च से जून, हम्म। और फिर उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक। तो अभी समय है। हाँ, प्लानिंग की जा सकती है। फिर और पहुंचने के लिए जो नज़दीकी सबसे रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश, और फिर यहाँ से ऋषिकेश आप पहुंचिए ट्रेन द्वारा, और फिर यहाँ से बस या टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है चक्राता जाने के लिए। और देहरादून से भी चक्राता लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ से भी आप प्राइवेट व्हीकल करके भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और देहरादून के एयरपोर्ट का नाम? जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। हाँ, ये जानना बड़ा जरूरी है, नहीं तो देहरादून ढूंढते रहोगे तो बस ढूंढते ही रह जाओगे। नहीं तो जिन्हें जो हवाई यात्रा से यहाँ पहुँचना चाहते हैं वो जी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे तक पहुँचे। और फिर पर्यटन स्थल चक्राता के बारे में हमारे साथी ने लिखा है कि चक्राता हिल स्टेशन ये स्थान भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 6,949 फुट या कह सकते हैं 2,118 मीटर है। जनसंख्या 2011 में करीब 5200, पता नहीं इन्होंने जी। क्या लिखा है। प्रचलित भाषा इसकी हिंदी और गढ़वाली है। ओह। तो अच्छी जानकारी आपने दी। तो बुआ जी, जी। ये जो चक्राता, ये जो हिल स्टेशन है, मतलब अगर जब आप यहाँ जाएं जी। और आपके पास बहुत समय है, तो थोड़ा रुक कर प्रकृति का आनंद लेते हुए, ये नहीं कि बस भाग रहे हैं और भागते तुम भागते हमें ये कुछ भी ना देख बताओ, लिया। तुम जब चलोगी जैसा करोगी वैसे चलेंगे ना। तो हम क्या करेंगे जान के, ये बताओ। हाँ, क्यों? आप और हम चलेंगे तो थोड़ी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो वैसे भी देखो, केवल चक्राता की बात हो या कहीं और की, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि अगर प्रकृति का आनंद लेना है आपको तो वहाँ ठहरिए। कोई ऐसा स्मारक नहीं है कि आपने ये स्थान देखा, एक मूर्ति देखी या एक इमारत देखी और चले आए। जी। प्रकृति में जब तक बैठ के उसको आप अनुभव ना करें, उसका आनंद न लें, और हम जब कहते हैं कि खुली हवा है, शुद्ध वायु आपको मिल रही है, तो थोड़ा संरक्षित करके ले आइए। हाँ, है ना? बिल्कुल। और ये भी प्रण लीजिए कि जब आप ऐसे किसी पर्यटन स्थल पर जी। जाएं और खासकर प्राकृतिक स्थल पर जाएं, तो उसको उसी रूप में रहने दें, न उस जगह का रूप न बिगाड़ें। क्या मतलब बात है। बिल्कुल सही बात अगर आप है। जा रहे हैं, हम जैसे कि खूब चाहते हैं कि पता नहीं कौन कौन से पत्तियां तोड़ने लगते हैं, सोचते हैं चलो यहाँ पर पेड़ों पर अपना नाम लिख दें, याद रखेंगे कि जब कोई आएगा, हमारे बेटवा बिटिया पोता पोती कोई तो देखेगा कि अच्छा ये नाम लिख के गई थी, प्यारी बुआ लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये सब ना करें, क्योंकि खुरच खुरच के उसको हम तंग करते हैं। हम सोचते हैं कि जो वृक्ष है इतना मोटा इसका तना है, तो इसमें अगर हमने एक सुई भी चुभो दी तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, और हम ख्याल रखते हैं कि थोड़ा गाना वगैरह कर लें। गाना सुनवाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेके अभी हाजिर अच्छा। होते हैं। हाजिर हो गए। हाजिर हो गए सखी सहेली कार्यक्रम में फिर से बुआ जी और कम्मू। ये बुआ तो जी, पता था। हाँ, घूमने चले थे हम। नहीं, हमें तो नहीं लगा। लगता कैसे घूमते घूमते हमने गीत जो नहीं गाया। अच्छा, हाँ, यही तो हम कह रहे थे कि गीत वीत तो सुना दो। जब हमने कहा था तब तुमने फट से ये अंतराल ले लिया। चलो चलो गाना सुनाओ जल्दी से। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले
धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। हम बहुत वीर हैं, समझ लेना। चौंक गई कम्मो बहुरिया। हाँ, डरा दिया आपने मुझे बुआ जी। चलो हमने माफ किया तुमको। देखो, वीर इसलिए है क्योंकि हमारे साथी ने लिखा है कि क्षमा वीरों का आभूषण कहा गया है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में क्षमा को एक गहना माना गया है। जो वीर होगा वही क्षमा कर सकता है। दरअसल हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, लेकिन इंसान की फितरत है कि उन गलतियों को भूल नहीं पाता और उनको अपने सीने से लगा लेता है, सामने वाले को माफ नहीं करता। माफी अनेक प्रकार की होती है, जैसे आपने किसी से बातचीत करना बंद कर दिया तो हंसकर मुस्कुराकर जब कहीं हो सके तो उस कड़ी को तोड़ सकते हैं, या फिर सीधे सीधे उस व्यक्ति की गलतियों का एहसास दिलाते हुए आप उसे माफ कर सकते हैं। तो इसी तरीके की बात वैसे हमारे बहुत सारे और भी साथियों ने लिखा है कि क्षमा जो है वो आभूषण है। ऐसे ही किसी ने लिखा है क्षमा वीरस्य आभूषणम, जी, मतलब वीरों का आभूषण है। तो इन्होंने भी लिखा है कि इंसान को बहुत सारी अच्छाइयों से नवाजा है ईश्वर ने। उन अच्छाइयों में से एक अच्छाई है क्षमा। किसी को किसी की भूल के लिए क्षमा करना, उस व्यक्ति को आत्मग्लानि से मुक्ति दिलाना एक बड़ा परोपकार है। तो भाई क्षमा जो है ना, ये बताओ बहुरिया कि हम लोगों ने सोचा था कि किस किस तरीके की क्षमा होती है। एक तो देने वाली, एक लेने वाली। एक लेने वाली, दो प्रकार की मूलतः होती है कि एक व्यक्ति क्षमा मांगता है और एक व्यक्ति क्षमा करता है। हाँ, तो बड़े बड़े लोग क्षमा करते हैं, हम लोग बच्चों वाली बात कर लेते हैं कि जैसे ना क्षमा कई तरीके से मांग लेते हैं ना। जैसे लो अब अभी बहुत ये बुआ जी जो हैं बहुत हमसे वो कह रही हैं ये वो, चलो मांग लेते हैं माफी, अब ये शांत हो किसी तरह से। अक्सर तुम ऐसा करती हो ना। अब बुआ जी, स्थिति की कहते हैं ना नजाकत को देखते हुए व्यक्ति क्षमा मांगता है या जी। क्षमा करता है। बिल्कुल। तो
लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी ने व्यक्ति ने गलती की जी। और वो दिल से पश्चाताप कर रहा है कि नहीं मुझसे सच में बहुत गलती हुई है, हुँ, और फिर वो जब माफी मांगता है तो वो दिल से माफी मांगता है बिल्कुल कि सही बात किसी है। तरह मुझे माफी मिल जाए, ये जो मेरे द्वारा गलती हुई है इसका मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखो हाँ, बिल्कुल सही बात है और भले ही पश्चाताप हो या ना हो, दिल से माफ़ी माँगने का मतलब ये होता है कि दोबारा वो गलती ना हो हुँ, और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। उसके संग-संग ये है कि जो भी जिस वजह से जिस मतलब गलती हुई है, उसको छोड़ा जाए और उसको आगे उसमें सुधार की पूरी संभावना की जाए, प्रयास किया जाए कि वो गलती दोबारा ना हो। जी, लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं कि हो जाती हैं, तो भी हाँ, माफ़ी माँग लिया जाता है। मालूम है कि दोबारा ये नहीं होगी कभी भी। जी। ये कुछ ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन सामने वाले के मन को शांत करने के लिए भी माफ़ी माँग ली जाती हुँ। है ना? उस समय मतलब जी, बात खत्म करने के लिए। बिल्कुल सही हाँ, बात है। लेकिन बुआ जी, हाँ। कम्मो जो है ना हर बार नई गलतियों के लिए माफी मांगती है, पुरानी गलतियां दोहराती नहीं है। ये बड़ी ख़ास बात है। इस हम्म। तरीके की तो गलती और माफ़ी हमने सोचा ही नहीं था। ये वाला बिंदु तो नहीं आया रहा इसमें बिटिया, तो अब क्या किया जाए? तो अब शामिल कर लिया है हम लोगों हाँ, ने। ये बात भी सही है। तो मतलब हर बार एक नई गलती की गुंजाइश रहती है, तो माफ़ी दे देना चाहिए। हम्म। लेकिन माफ़ी माँगने वाली जो बात है, अक्सर हम क्या करते हैं कि बड़े सतही तरीके से माँगते हैं, जी। है ना? जैसे कि मन में पता भी है कि हम गलत हैं, लेकिन हम जो हमारा जो होता है, मेरा अपना मैं जो होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है हाँ, जो और अहम की बात आप कर हाँ, रही हैं, जी। बिल्कुल अहम की बात जो हम हम्म। कर रहे हैं और उसमें जो होता है कि हम अक्सर अपना भी बिगाड़ लेते हैं स्थिति, पूरा जो आसपास का वातावरण भी बिगाड़ लेते हैं और हम कहीं भी झुकने को तैयार नहीं होते हैं। हम्म। जबकि अपमान, मान जो भी चीज़ है वो ऐसी बस एक सोच की बात है। जी। आपने सोच लिया तो आपका अपमान हो रहा है, अगर आप नहीं सोचते हैं तो कोई बात नहीं और आप में जितनी विनम्रता, जितनी शालीनता आ जाए उतना ही अच्छा है। सच बात देखो कम्मो बहुरिया क्या होता है क्या कि सुकून हमें ही मिलता है। हम्म। चाहे हमें माफ़ी माँगें, चाहे हम माफ़ कर दें, चाहे जैसे भी, है ना? बिल्कुल। बुआ जी, वो एक बात होती है ना कि हुँ, अगर आपको गलती का एहसास है हुँ, और आपको सच में लग रहा है कि नहीं आगे से ये नहीं होगी, तो इससे बड़ी शांति, इससे बड़ा संतोष नहीं मिलता। सही बात है तो यही तो जैसे माफी मांगने वाला दिल से हुँ, माफी मांगता है, उसी तरह क्षमा करने वाला उसे भी दिल से माफी दे देनी चाहिए। हैं? हम्म। सही में? बिल्कुल। चलो कर दिया माफ़। तो बिल्कुल सही बात है। अक्सर क्या होता है कि हम रास्ते में चल रहे होते हैं, किसी से पैर टकरा गया, कुछ हो गया, तो हम माफ़ी माँग लेते हैं। बस ये हो यूं ही गया चलते फिरते हाँ, औपचारिकतावश, मतलब बस हाँ, औपचारिकता क्या ये कहें कि चलती-फिरती वाली चीज़ है, दोबारा वो होनी नहीं है, वो व्यक्ति दोबारा मिलना नहीं है, इसलिए वो घटना नहीं घटित होगी। लेकिन उतना भी माँग लेना बहुत अच्छा होता है क्योंकि सामने वाला उस समय आहत होता है और कहीं न कहीं उसके माँग लेने से वो उसके दर्द शांत में हो जाता आराम है। मिल जा हाँ, हाँ। दर्द में आराम मिलता है, चाहे वो शरीर में लगा हुआ हो दर्द हो या मन में लग जाए। हम्म। तो ये बात है, उसके संग-संग जो परिवार में बात होती है, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है ना बहुरिया? हाँ, बिल्कुल बुआ जी। और क्योंकि हुँ, परिवार ही वो वृक्ष है जो आपके पीछे खड़ा रहता है संबल बन के। बिल्कुल। तो परिवार में ये चीज़ नहीं है कि मतलब वो एक अहम की जो बात आप कर रही थी ना कि वो नहीं आती कि हम कैसे माफ़ी नहीं, आ तो माँगे। जाती है, आनी नहीं चाहिए। आनी नहीं आ तो जाती चाहिए। है, परिवार में ही तो आती है। सड़क जी। चलते आदमी से तो चलो ये दोबारा मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, माँग लो माफ़ी, कोई बात नहीं। यहाँ तो अच्छा, लो, अब हमें हर बार आज आज हम झुक जाएँगे तो हमें बार-बार झुकना पड़ेगा। हुँ। एक ये जो बात है, उस वजह से भी हम अक्सर माफ़ी नहीं माँगते नहीं हैं, माँगते। कि अच्छा आज हमने अगर माफ़ी माँग ली, तो हमें ज़िंदगी भर हम ही को माँगनी पड़ेगी। तो भई ये तो हाँ। वर्ल्ड फेमस बात है कि ऐसा सबके मन में आता ही है। लेकिन ये सोच तो गलत है ना बुआ जी। बिल्कुल। क्योंकि परिवार में ही ये हो सकता है कि हुँ। मतलब आप बिना मांगे आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको क्षमा कर दिया जाएगा। जी, लेकिन ये सोचते हुए कि भविष्य में आप अपने में सुधार करेंगे या आप जो गलतियां कर रहे हैं अपना आपका जो व्यवहार है उसमें आप सुधार करेंगे। बिल्कुल। और एक बात और है कि अक्सर ये भी होता है कि हम माफ़ी की ही इंतज़ार करते रह जाते हैं। कभी ये भी देखिए कि हो सकता है कि हम माफ़ी सामने वाला नहीं माँग रहा है, लेकिन वो अपने व्यवहार में पूरा परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है और पूरा बदल चुका है, परिस्थिति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से या आपके हिसाब से। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, वो दोबारा नहीं कर रहा है। जी। तब आप उस माफ़ी की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि आप उसके व्यवहार को देखें, जो आपको आहत करता था, उसने छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि नहीं? हम्म। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं और आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम कभी-कभी उसी माफ़ी 2 शब्द के अक्षर के पीछे पकड़ पड़े के रहते बैठ हैं जाते हैं। कि भाई हाँ। उसने माफ़ी तो आज तक माँगी नहीं, हम कैसे हाँ। सामान्य हो जाए?
तो भाई ऐसा ना करें। बिल्कुल। ऐसे एक बहुत प्यारा सा संदेश आया है, माफी जड़ चेतन से सदा मांगनी चाहिए। चेतन से तो हम मांग ही लेते हैं अक्सर, जड़ से कभी नहीं मांगी। कभी जमीन पर जोर से पैर पटकते हैं तो मन में तुरंत आता है धरती माँ माफ करे। क्या बात है। फूल तोड़ दिया तब माफी उस पौधे से। हर समय मन में क्षमा भाव हो, हम माफी मांग भी लें और माफ भी कर दें। हमेशा क्या बात माफ है। कर दें बुआ जी। और एक संदेश और पढ़ लें। अरे हमारे बिल्कुल। जो श्रोता हैं कह रहे हैं कि क्षमा करना इंसान का एक बहुत बड़ा गुण होता है। वैसे क्षमा करने वाले बिरले और निराले ही होते हैं। एक बार मेरे दोस्त के साथ मनमुटाव हो गया था। गलती तो वैसे दोस्त की थी, पर मैंने सोचा कि ये मुझसे क्षमा मांगना चाहता है। पर मैंने उसे बिना क्षमा मांगे ही उसे क्षमा कर दिया। दूसरे को किसी को पता ही नहीं चलने दिया। अगर मैं सभी के सामने माफ करता तो हमेशा के लिए उसका दिल कचोटता ही रहता। ओहो, क्या बात है। ऐसे ही बहुत सारी दार्शनिक बातें भी की हैं। लिखते हैं कि अधिकांश दार्शनिकों का मानना है कि माफी मांगने वाले व्यक्ति को कुछ भावनाओं को रखने के लिए माफी मांगने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से पछतावा या पश्चाताप। और पछतावा के बीच प्रासंगिक अंतर ये है कि जो लोग पछताते हैं वे मानते हैं कि स्थिति उनके कार्यों या निष्क्रियता के कारण हुई, जबकि लोग अपने नियंत्रण से परे या उसकी भागीदारी से बाहर की स्थितियों के लिए खेद महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसी बात है कि अन्य कुछ परिस्थितियों में ये मानते हैं कि कड़ाई आवश्यक नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति किसी न किसी तरह से किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार था। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति उन कार्यों के परिणाम, मतलब इन्होंने बहुत सारी वो लिखा है। इन्होंने लिखा है दार्शनिक कि बातें। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति भविष्य में अलग व्यवहार करने का इरादा रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप फिर उस गलती को दोहराएं ना। और हम भी गलती ना दोहराएं और गीत सुना दें। बिल्कुल सुनवा दें। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लोग तो दिल को खुश रखने को क्या क्या ढोंग रचाते हैं। भेष बदल कर इस दुनिया में बहरूपे बन जाते हैं। लोग तो दिल को खुश रखने को क्या क्या ढोंग रचाते हैं। भेष बदल कर इस दुनिया में बहरूपे बन जाते हैं। मन दर्पण में मुखड़ा देखो उतरा रंग सुनहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अपना हमको और बनाओ हमने तो पहचान लिया। सागर से भी गहरे निकले हमने तुमको जान लिया। अपना हमको और बनाओ हमने तो पहचान लिया। सागर से भी गहरे निकले हमने तुमको जान लिया। जिसके मन में चोर छुपा हो सामने कब वो ठहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना
तो बुआ जी, ये जो चेहरा होता है ना, ये सब बता देता है यही कि तो हम आपने माफी दी, क्षमा किया या नहीं किया। यही तो हम कह रहे हैं कि चेहरा सब कुछ बता देता है। तो अगर आपका दिल साफ रहेगा तो चेहरे पर जो भाव आएंगे वो अच्छे आएंगे। तो वैसा रखिए। और वही वाली बात है ना कि आप मन में कुछ भी रखें, बाहर कुछ और कर रहे हैं तो पता चल जाता है। बिल्कुल। तो जब आप सच में माफी चाह रहे हैं तो दिल से मांगिए, तभी मुंह से भी बोलिए। और बुआ जी, कहा भी गया है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम भृगु कह रहीम हरि का घट्यो, जो भृग मारी लात। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि छोटी मोटी चीज से हरि का क्या घटता है। तो तो क्षमा करने में बड़े लोगों का क्या घटता है, या तात्पर्य ये है। ये बात तो है। और छोटे लोग तो उत्पात करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जब आप छोटे भी हैं और आपने क्षमा कर दी तो आपका बड़प्पन उसमें जाहिर होता है। और अगर आप बड़े हैं और उसके बाद भी उत्पात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अभी आपका बचपना या आप परिपक्व नहीं हुए। तो ये भी मतलब है इसका। लेकिन शादी को अगर 14 वर्ष हो गए हो तब हमारी नहीं, ये पेचीदा सवाल है। नहीं सवाल नहीं है, इन्होंने लिखकर भेजा है कि 14 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम पहली बार ससुराल गए थे तो साथ में श्रीमती जी भी गई थी। उस समय हम लोगों के हालात अच्छे नहीं थे। हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सो अपनी पत्नी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो सभी लोग जाता है कमो बहुरिया ना। अब रास्ते भर हम दोनों में नोक झोंक होती गई। हाँ, ये गड़बड़ था। खैर, श्रीमती इन्होंने लिखा है कि नोक झोंक होते गया। श्रीमती जी का कहना था कि मायके के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कैसा ससुराल है। खैर, हम वहाँ गए तो यकीन मानिए दीदी, मेरे ससुर जी को छोड़कर सबने मेरा और मेरे हालात का मजाक उड़ाया। साथ में मेरी पत्नी भी उन लोगों के हाँ में हाँ मिलाती रही। कुल मिलाकर मेरा पहला मतलब ससुराल का दिन बिल्कुल ही बेकार गया। तो ये जो हमारे सखा हैं, ये जो पहला दिन था। हाँ, आगे ये भी लिखते हैं। देखो, ये तो पहले दिन की बात हो गई, छोड़ दो। अब ये लिखते हैं कि अब वही लोग नजरों पर बिठाए हैं दीदी। क्या बात है। जैसे जैसे बुआ जी रिश्ते आपस में आगे बढ़ते हैं तो एक जो प्रगाढ़ता होती है ना, आपसी प्यार जो होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अरे तो अच्छा होगा तब ना बढ़ेगा। अच्छे हैं ये, इसलिए बढ़ा। हाँ, तो पहले दिन से तो हम पूरे जिंदगी भर को कहते हैं ना, उसका आकलन नहीं कर सकते। कर लेते हैं ना, लेकिन आकलन तो हम पहली बार में ही करते हैं। देखो यही बात है, ये यहाँ पर यही बात है ना बहुरिया की, ये समझना चाहिए कि एक बार में आप किसी को जज न करें, ये निर्णय न लें कि ये व्यक्ति कैसा है। अब आपको खुद ही अब कह नहीं सकते, लेकिन पछतावा तो होगा कि वो लोग जब आप। और अब अच्छी बात यह है कि हमारे ये श्रोता ने खुद स्वीकार करके इस बात को बता रहे हैं जी। क्योंकि आज अंत भला तो सब भला। अब आज का दिन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूर उनके मन में ये होगा कि हाय, हमने उस दिन ऐसा क्यों किया, है कि नहीं। बुआ जी ये कहेंगे कि पुराने दिनों की कड़वाहट को भूल के अभी की जो मिठास है, बस उसको याद रखा जाए। हाँ, तो पछतावा तो उन लोगों को होगा ना जिन्होंने ये व्यवहार किया था। और अपने ससुराल की पहले दिन की बात याद करवा दी आपने। तुमको याद है? तुम्हें क्या याद रहेगी, तुम्हें तो अपना होश ही नहीं रहता है। हाय बुआ जी, ससुराल का पहला दिन किसे याद नहीं रहता। हम तो बड़े घबराए हुए थे। याद है हमें? नहीं, हमें लग नहीं रहा है। वो वाली बात तो बिल्कुल नहीं याद होगी। वो वाली बात, वो वाली छत पर जो हुई थी। आप छोड़िए छत वाली बात, क्या याद करना। हमारी सखी कह रही हैं कि वैसे सच कहूँ, पहला दिन एकदम घबराहट लिए था। अच्छा। ससुराल में स्वागत अजीबोगरीब तरीके से हुआ। हम लोगों में नई बहू का गृह प्रवेश कलश रख कुमकुम के पैरों से होता है, लेकिन मेरे ससुराल में ढेर सारे बर्तनों को पति ने ठोकर से बिखेर दिया और फिर मेरे द्वारा उसे उठवाया गया। सब कुछ बहुत अजीब था। आज से 20 साल पहले मेरे गाँव में एक माचिस तक नहीं मिलती थी। आज इस मंच पर कह रही हूँ, जिस घर में बहन बेटी नहीं होती, वहाँ बहू की कद्र भी कम होती है। भाई ऐसा तो मतलब आपका अनुभव होगा जरूर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो रिवाज की बात है, सबकी अपने अपने ढंग की होती है। किसी किसी के यहाँ देखो कमो बोरिया ऐसा होता है कि नई नई धोती ऐसे बिछा देते हैं जमीन पर और पूड़ी बेल बेल कर रख देते हैं, कच्चे आटे वाली। और उसपे कहते हैं लड़की को, बहू जो आती है जिसका स्वागत करते हैं, परछन करते हैं, उससे कहते हैं उस पर पैर रख के आगे बढ़ो, और फिर पीछे से लड़का जो है उसका पति उसको उठाता है। तो ये सब चीजें मतलब एक तरीके से देखा जाता है कि उसको क्या शऊर है उसके। जी। तो कोई कोई लड़कियां होती है समझदार होती है तो उस पर सिर्फ
सिर्फ अंगूठा छुआ देती हैं, क्योंकि पीछे से पति को उठाना है तो बहुत चिपक ना जाए। कोई होती हैं उनको नहीं समझ में आता तो पूरा पैर रख देती हैं और वो चिपक जाती है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी समझदारी का प्रतीक है, या अब तो उसको खेल के तौर पर लिया जाता है। कहीं कहीं ऐसा करते हैं कि वो बहू के हाथ में, लड़के के हाथ में ऐसे तिल देते हैं, हाँ, और एक बड़ी सी परात के ऊपर हाथ ऐसे रख लेते हैं, अंजुली जैसे कहते हैं ना, अंजुली में उसके तिल डालते हैं, और वो लड़का जो है वो ऐसे हाथ मतलब गिरा देता छोड़ है, देता है, छोड़ हाँ। देता है, तिल गिरने लगती है, तो जल्दी से लड़की जो है नीचे हाथ डालती है, उसे तो पकड़ना मतलब होता है, हाँ, हाँ, उसको रोकना नीचे होता अपने है, अंजुली जी। में लेना होता है, और फिर वो उसके हाथ में डालती है, तो मतलब वो तो बिखरता चलेगा, आपको संभालते रहना है। संभालते रहना है। ये इस बात का भी प्रतीक हो सकता है ना बुआ जी की जो संसार अभी दोनों संसार करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिखराव तो आएगा ही, भाई जीवन है, लेकिन यही है कि किस तरह दोनों मिलजुल कर उसे समेटते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि अरे वाह क्या बात है, इन्होंने लिखा है, मंच से जुड़ने वाले सभी साथी मित्रों और रेणु जी और आकांक्षा जी को सप्रेम नमस्कार। लिखते वो दिन याद करो, मैं ससुराल में पहला दिन की बात नहीं कह रहा, लेकिन कोरोना काल के शुरुआती दिनों की बात याद करा रहा हूँ। इस काल के दौरान ही विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर श्रोताओं को कोरोना से बचने के लिए जानकारी और जागरूकता बढ़ाने वाले विज्ञापन से ही ये प्यारी बुआ और बहुरिया कम्बो का रिश्ता उभर कर आया, तो आज तक कायम है। तो भाई क्या बात हमेशा है। कायम रहेगा। तो गीत सुनते रहेंगे तब जाहिर है कि कायम भी रहेगा, है ना। हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जा
देखो ये तो वर्ड फेमस है ना कि ससुराल में नया नया खाने को मिलता है, लड़कों की तो चांदी चांदी रहती है। यही हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं ना। क्या बात है। ससुराल में पहला दिन मानो किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। जी। हर सेकंड में कुछ न कुछ नया खाने को ज़रूर मिलता है। और बुआ जी ये भी लिख रहे हैं कि हाँ। और तो और खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी ससुराल में सालियाँ होती हैं, उनके लिए हर दिन पहला ही दिन है दीदी। हाँ भाई, आवभगत बहुत होती है ना, सालियाँ हाँ। खुशी से खिलाती हैं, लेकिन उसी साली की जब शादी हो जाती है तो फिर सब ठन-ठन गोपाल, है ना? और बुआ जी हाँ। एक हमारी सखी कह रही हैं कि मेरी सास अच्छे व्यक्तित्व की धनी थी, लेकिन उनके साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकी। हम काम की वजह से इंदौर में रहते थे और वो गाँव में, लेकिन हम समय-समय पर गाँव जाते रहते थे और जब से वो गई तो घर की रौनक ही चली गई। बिल्कुल सही बात है। हालाँकि बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरीके की भावनाएँ अपनी लिखी है कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक तरफ माँ को लगता है मेरा दामाद मेरी बेटी का हर काम में हाथ बटाए, खुश रखे, और वहीं दूसरी तरफ बेटा बहू के काम में हाथ बटाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बहू है, मेरे बेटे से काम करवाती है। हालाँकि एक ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखकर भेजी है, रिश्ते चंदन जैसा होना चाहिए जो 1000 टुकड़े होने पर भी खुशबू नहीं जाती है। क्या बात है। तो ऐसे ही होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बुआ जी, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये खट्टे-मीठे होते हैं। तो खट्टे-मीठे रिश्ते हों चाहे ना हों, तुम्हारी तो छत वाली बात है वो हम फिर कभी करेंगे। लेकिन क्योंकि अब तुम बड़ी खुश हो क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो चलो ठीक है, अब विदा लेते हैं, सखियों से फिर मुलाकात करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है तो सभी को कम्मो और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।